हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। यूपी ट्रिपल एससी पैट के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो कि 24 अगस्त को हुआ था, उसका पूरा पेपर का सलूशन आज हम देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के 28 और 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप आसानी से कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, यह वी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों मैं बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमारा होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो क्विक लाइम होता है, क्या होता है भाई? क्विक लाइम जो होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है CaO। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और जो सिलेक्ट लाइम होता है, एक हमारा होता है सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम जो होता है वो हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का क्या होता है? होल ट्वाइस होता है। इसके अलावा एक होता है चूना पत्थर। क्या होता है भाई? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3। क्या होता है भाई? CaCO3, ये होता है हमारा चूना पत्थर। और इसके अलावा इसको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ये क्या होता है? नमक होता है। ये क्या होता है? नमक का फार्मूला होता है। तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है भाई? ये होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है भाई? ये होता है बेकिंग सोडा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा धावन सोडा होता है, क्या होता है, जिसे हम बासिंग सोडा भी कहते हैं, वो हमारा क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 होता है हमारा धावन सोडा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे एक कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है भाई? कास्टिक सोडा होता है। तो कास्टिक सोडा जो वो होता है वो क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर भी देंगे, ऐसा आपको लगता होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, भी देख लेते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो 100% सोना जो होता है उसमें कितने कैरेट का होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 24 कैरेट का जो हमारा सोना होता है, गोल्ड जो होता है, वो क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है भाई? 100% होता है। अब हमसे पूछा है भाई 18 कैरेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम 1 कैरेट की वैल्यू देखें तो हमारी क्या आ जाएगी? 100/24। 100/24% आ जाएगी, है ना। तो अगर हमें 18 कैरेट निकालना है, हमसे क्या पूछा गया? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, अर्थात प्योर गोल्ड का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो 18 कैरेट में अगर हम इधर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम काटेंगे 6 तियाँ 18 और 6 चौक 24। ठीक है। अब 4 25 चौका 100। तो हमारा क्या आ रहा है? 18 कैरेट जो आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है? जो हमारा 25 तियाँ 75% के बराबर आ रहा है। तो हमारा जो 18 कैरेट जो गोल्ड होता है वो कितने परसेंट होता है? 75% होता है, 75% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। संतरे में बहुतायत में होता है, ऑरेंज कंटेन एविडेंस ऑफ। तो इसमें क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे खट्टे फल होते हैं, हमारे जितने भी खट्टे फल होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जैसे संतरा है, नींबू है, ये हमारे क्या है? खट्टे फल हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में क्या पाया जाता है?
विटामिन सी। तो इसमें संतरे में पूछा है तो संतरे में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेब होता है, जो हमारा एप्पल होता है, उसमें क्या होता है भाई, उसमें होता है मैलिक एसिड। क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। इसके अलावा जो हमारा सिरका होता है जिसे हम विनेग्रा कहते हैं, उसमें क्या होता है भाई, एसिटिक एसिड होता है। हमारा जो टोमेटो अर्थात टमाटर जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है वो हमारे दूध और दही में पाया जाता है। और टार्ट्रिक जो एसिड होता है वो हमारी इमली में पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है भाई, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन्स होते हैं, ये जो विटामिन्स होते हैं ए बी सी डी ई के, तो दोस्तों बता दूं, कुछ विटामिन जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल। तो कुछ वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ पानी में घुलनशील होते हैं। सो दोस्तों वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सो दोस्तों बी और सी, जो बी और सी विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जितने विटामिन बचे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। तो हमारा कौन कौन सा बचा, ए डी ई के, ए डी ई के, ये हमारे क्या हो जाते हैं, फैट सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है। तो मैथ के सारे क्वेश्चंस मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो अब हम केवल मैथ के अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये सब हमारी क्या है, दूरी को मापने की एक इकाई है। क्या है भाई, दूरी को मापने वाली इकाइयाँ हैं। तो और इसके साथ ही बता दूं दोस्तों, दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो हमारी क्या होती है, पारसेक होती है। क्या होती है भाई, पारसेक होती है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई। और जैसे इसमें प्रकाश वर्ष दिया है और पारसेक से छोटी होती है प्रकाश वर्ष, तो एक पारसेक बराबर पता है कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो हवाई जहाज की गति, जी नहीं। एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि की गति, बिल्कुल नहीं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी, यही होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम देख रहे हैं, ये क्या है, मैथ के हैं। तो मैथ के सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में पिछली क्लास में करा चुका हूँ, तो मैथ के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे देख लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आपका हिंदी वाला पोर्शन, देख लेते हैं। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दर्प के पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक अभिमान होता है, घमंड होता है, कहते हैं ना इसे बहुत दर्प हो गया है, इसे बहुत घमंड हो गया है, अहंकार होता है, गर्व होता है, ये सब क्या हो जाते हैं भाई, दर्प के पर्यायवाची होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, अभिमान, घमंड, अहंकार, तो इस क्वेश्चन की जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें अहंकार दिया गया है, तो अहंकार ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कौन सा शब्द सही है, ये हमसे पूछा गया है। तो मदबई, मनोहर, मदमस्त, मर्मांतक। तो दोस्तों मन को हरने वाला जो होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, मनोहर। क्या कहते हैं, मनोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनोहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा गया है। कम बोलना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, जी नहीं। दोहों की रचना करना, बिल्कुल नहीं। तो गागर में सागर का मतलब होता है थोड़े में बहुत कुछ कह जाना, मतलब थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें हमें क्या बताना है, जो इसकी शुद्ध वर्तनी है वो हमें बताना है। तो महत्वाकांक्षा, ये तो नहीं होगा भाई, ये तो सही नहीं है, ये भी नहीं होगा सही। हमारा महत्वाकांक्षा, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एकल का विलोम शब्द है। तो एकल, एकल का विलोम क्या होगा, बहुल होगा। एकल का क्या होगा, एकल, अकेला। अकेला तो भाई इस कहीं ना कहीं इसका पर्यायवाची कह सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं, पर्याप्त भी नहीं होगा, उपयुक्त भी नहीं होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुल। एकल का विलोम शब्द बहुल हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। तो हमें एक पैसेज दिया गया है इंग्लिश का और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 15 से 17 तक। उन क्वेश्चंस का हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो पहले तो हमें इस जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या करना है भाई, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कैसे पढ़ते हैं देख लेते हैं। नेहरू बाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ही इज एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच ही एंजॉयड राइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स और रजिस्टिंग टायरनी in him the scientist and the humanist were held in perfect balance, while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forgot that we should nourish the total man. तो इस टाइप से आप पूरा क्या पढ़ लेंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, पूरा पैसेज पढ़ लेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये हैं आपके सामने। फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने वाले हैं। तो हमें क्या कह रहा है भाई, पंडित नेहरू इंजॉयड, पंडित नेहरू ने क्या एंजॉय किया था, डूइंग ऑल एंड मच मोर, डूइंग ऑल एंड। तो क्या क्या एंजॉय किया था भाई, उन्होंने जो किया था वो हमारा फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, देख लेते हैं फिर से। आप चाहें तो पैसेज को एक बार फिर से देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है भाई, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, ये भी इंजॉय किया था, एंजॉय फाइटिंग एंड पॉलिटिकल इविल्स। और क्या किया था भाई, उन्होंने रीडिंग राइटिंग भी किया था। उन्होंने क्या थी, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ये सब इन्होंने एंजॉय किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स, ये भी हमारा सही है, इसको भी एंजॉय किया। रजिस्टिंग टायरनी, ये भी एंजॉय किया। रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ये भी एंजॉय किया। तो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस पैसेज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट जो है रिफ्लेक्ट करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ इसका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये हमारे पैसेज में दिया गया है। हमारे पैसेज में क्या दिया गया है, दोनों क्या है, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था इन परफेक्ट बैलेंस, है ना, इन परफेक्ट बैलेंस। थोड़ा सा इस टाइप से आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट एंड हिज ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट बैलेंस मतलब इक्वल है, मतलब इक्वल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो इसमें जो पैसेज में दिया गया है मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, तो इसका जो मतलब होगा, जैसे आपने देखा है मैनी साइडेड पर्सनैलिटी दिया है पैसेज में आपके, तो इसका जो मतलब है वो हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैनी साइडेड पर्सनैलिटी होती है इसका मतलब जो होता है वो होता है ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, मतलब एक पर्सन जो कि बहुत सारे इंटरेस्ट रखता हो, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। तो ट्रांसपेरेंट जो वर्ड है इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, मतलब किसी भी चीज़ को आर पार देखना। तो कहीं ना कहीं क्लियर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, एंटोनियम। हमसे क्या पूछा गया, ऑब्वियस भी हमारा सिनोनियम हो जाए, लिम्पिड भी हो जाएगा, लेकिन ओपैक मतलब धुंधला दिखना क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का ओपैक हो जाएगा। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल साफ दिखना, पारदर्शी होना, ओपैक इसका अपारदर्शी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सिनोनियम देख लेते हैं। गिव सिनोनियम फॉर फॉलोइंग। तो फेमस जो होता है उसके लिए सिनोनिम क्या होता है, तो फेमस मीन्स आपको सबको पता होगा प्रसिद्ध होता है, तो प्रसिद्ध मतलब पॉपुलर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आसानी से लगा सकते हैं, पॉपुलर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञानी को हम, पक्षी विज्ञानी जो होते हैं वो पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, और जो निर्विज्ञानी होते हैं, जो
एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मानव व्यवहार का, क्या करते हैं, मानव व्यवहार अर्थात मैनकाइंड, मानवों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। अब भाई दोस्तों रीजनिंग के सवाल आ गए हैं। अब कौन से आ गए, रीजनिंग के सवाल आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का क्या हो गया अभी, हमारा QQPC इस टाइप से लिखा गया है। तो इसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। सो दोस्तों आपको पता है, आप देख सकते हैं कि P के बाद क्या आता है, Q, P के बाद क्या आता है, Q, एक नेक्स्ट गया, फिर R से पहले मतलब पहले एक नेक्स्ट गया, पहले प्लस वन हुआ और फिर माइनस वन हुआ। इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले प्लस वन हुआ फिर माइनस वन हुआ, क्योंकि P के बाद Q, P प्लस वन Q और R माइनस वन Q, तो हमारा Q यहाँ तक तो सही है। फिर O प्लस वन, फिर हमारा क्या होगा, प्लस वन होगा, फिर प्लस क्या होगा, वन होगा, तो O के बाद P, बिल्कुल ठीक है। फिर D माइनस होगा, एक माइनस होगा, तो D से पहले क्या आता है, C, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद U प्लस वन हो गया, तो U के बाद B आ गया। फिर C के बाद क्या होगा भाई, C के बाद हमारा U के बाद क्या आ गया, प्लस वन हुआ तो B आ गया। नेक्स्ट C के बाद क्या हुआ भाई, प्लस टू हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस टू, यानी कि हमारा छठा जो वर्ड है, छठा जो लेटर है उसमें प्लस टू होगा। तो इसी टाइप से हम देखेंगे, और लास्ट से फिर वैसा ही है, हमारा एक प्लस एक माइनस होगा। तो हम देख लेते हैं, हमारा ओरिएंटेशन का देखना है, ओरिएंटेशन का देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम वही देख लेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो O के बाद P आ जाएगा। फिर हमारा R एक माइनस होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, Q। तो हमारा पहला वाला तो वैसे ही कट गया, और हमारा तीसरा वाला भी कट गया। इन दोनों में से एक हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब हमारा I के बाद प्लस होगा, I के बाद क्या आता है, J, और E से पहले D आता है। फिर उसके बाद हमारा ओरियन N है, तो N के बाद क्या होगा, प्लस वन होगा, तो N के बाद क्या होगा, O आ जाएगा भाई, N के बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। फिर हमारा T है, ठीक है, फिर हमारा क्या है भाई, T है, हमारा क्या आ गया भाई। अब हमारा 6 लेटर क्या था, 6 लेटर में प्लस टू हो रहा था, तो 6 में लेटर ये है हमारा T, तो TTUB प्लस टू करेंगे हम, इसमें प्लस टू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, B, और फिर प्लस वन प्लस माइनस वन करेंगे। तो इस टाइप से जो हम देख रहे हैं, इसमें तो U है तो हमारा ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 अब हम देख लेते हैं भाई। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है हम कैसे करते हैं, मैं रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने क्या कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का क्या हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई, मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बुआ। क्या हो जाएगा भाई, बुआ। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो 25 को भाई गुरुवार दिया गया है, अगर भाई 25 को गुरुवार दिया गया है तो उससे ठीक अगर हम प्लस कर लें, अगर गुरुवार में हम शुक्र शनि रवि और फिर सोम प्लस 4 कर लें, अर्थात 29, 29 को क्या है भाई, मंडे है, 29 को क्या है, सोमवार है, क्या है भाई, मंडे है। 29 को अगर मंडे है तो हम -7 करेंगे, तो -7 22 को हमारा क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। फिर -7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 को मंडे हो जाएगा। फिर -7 करेंगे फिर हमारा 8 को मंडे हो जाएगा। फिर -7 करेंगे फिर हमारा 1 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। सॉरी, इस टाइप से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, हमारे इस महीने में कितने मंडे हो जाएंगे, 5 मंडे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 5 मंडे हो जाएंगे, 5 सोमवार हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह की बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो पनीर, मक्खन, दही, ये कहीं ना कहीं एक ही बाप की औलाद है, मतलब कहीं ना कहीं दूध से ही क्या बनता है, मक्खन बनता है,
क्या बनता है, दही बनता है। फिर और कहीं ना कहीं दूध से ही पनीर भी बनता है, मक्खन भी बनता है, दही भी बनता है, लेकिन तेल क्या होगी, एक अलग चीज़ हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आ गए हैं ये उस टाइम की क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनके मैं आंसर जल्दी जल्दी बताता हुआ आपको चलने वाला हूँ। तो उस टाइम जो थी वो रिलायंस जियो बन गई थी 5वीं विश्व की सबसे बड़ी कंपनी। फिर बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई? तो ये भी की गई थी राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर में शुरू की गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था, वो घाना था भाई। क्या था, घाना था। और निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था? तो किस राज्य में नहीं हुआ था भाई? किस शहर में नहीं हुआ था भाई? सॉरी, ये हमारे पटना में नहीं हुआ था। कहाँ, पटना में नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? तो उस टाइम पे जो डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध जो लगाया गया था वो किसके लिए लगाया था? गया था सुमित मलिक। किसके लिए भी? सुमित मलिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 अब हम देख लेते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी भाई, ये कहाँ की गई थी? हिमाचल प्रदेश में की गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS प्लस शुरू किया गया? UDIS सॉरी तो यूडाइस किसने शुरू किया भाई? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था, जो कि इस समय भी चल रहा है, जिसका कार्य यूडाइस का। अंतरिक्ष में की जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये हमसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीषा बांदला जो बन गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 33। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय में? ये भाई सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं भाई? आपको पता होना चाहिए कितने राज्य सीमा साझा करते हैं भाई? 5, पूरे 5, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब आ जाते हैं। निम्न में कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी, भाई दोस्तों आपको राजधानी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो जैसे ढाका है, ढाका कहाँ की भी? और दिल्ली हमारे देश की, और बीजिंग हमारी कहाँ की है? बीजिंग चाइना की है। और कोस्टा रिका की जो है वो हमारी सानोस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके जितने पड़ोसी देश हैं सबकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। जैसे नेपाल है, नेपाल की क्या हो गई? काठमांडू हो गई। चाइना की बीजिंग हो गई। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो गई। इस टाइप से सबकी पता होनी चाहिए। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया भाई? ये किया गया था विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के कितने सदस्यों को भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है भाई? 552 होती है भाई। कितनी होती है? 552, जिसमें से 238 क्या होते हैं भाई? स्टेट्स के द्वारा चुने जाते हैं, और 2 क्या होते हैं? केंद्र के द्वारा, और 12 क्या होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो गया वो तो हो गया 552, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? 552, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं राज्यसभा में जो सीटें चुनी जाती हैं वो कितनी? 250। कितनी भी? 250। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक बता दूं, जो हमारी संसद होती है वो हमारी कितने आती है? 79 आर्टिकल में आती है। और जो हमारी राज्यसभा होती है वो किस में आती है? 80 में आर्टिकल में आती है। और जो हमारी लोकसभा होती है वो किस में आती है? 81 में। सरला से आप याद कर सकते हैं, सरला शासी संसद 79 में, और राष्ट्रीय राज्यसभा 80 में, और ला से लोकसभा 81 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हिंदू दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है अभी? 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सार्क के जो सदस्य देश हैं वो कितने? 8 हैं। पहले तो एक्चुअली 7 ही थे। जो जिसकी स्थापना, जो सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में हुई थी। लेकिन इसका प्रेजेंट टाइम में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई? काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और इसके जो 8 सदस्य देश हैं उनमें कौन कौन सा आ जाता है भाई? बांग्लादेश आ जाता है। क्या आ जाता है? बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है, भारत आ जाता है, मालदीव आ जाता है। क्या आ जाता है? मालदीव आ जाता है, नेपाल आ जाता है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है। तो इसमें हमारा बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है और मालदीव आता है। तो यहाँ इसमें म्यांमार दिया है, तो म्यांमार ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। तो म्यांमार विल बी द राइट आंसर, क्योंकि म्यांमार सार्क में शामिल नहीं है, मालदीव है इसकी जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा लक्षद्वीप है इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो वो क्या है? मलयालम है। क्या भी? आधिकारिक भाषा मलयालम है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या आ गया? 41। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम भाई कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है भाई? केरल में ये मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक जो सूर्य के है वो हमारा क्या है? बुध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया बुध हो गया, मरकरी हो गया। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये रहा हमारा सन। ये क्या है? हमारा सन है। अब इसके मैं सारे ग्रहों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? बुध आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? शुक्र आता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? शुक्र आ जाता है। फिर हमारी पृथ्वी आ जाती, जहाँ पर हम रहते हैं। क्या आ जाती? पृथ्वी आ जाती, जहाँ पे हम रहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? मंगल आता है। फिर सबसे बड़ा ग्रह जिसे बृहस्पति कहते हैं वो आ जाता है। फिर उसके बाद शनि आ जाता है। फिर आ जाता है अरुण आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? वरुण आ जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो हो गया बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और फिर शनि, और फिर अरुण, और फिर वरुण। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई जो थे वो कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य में दिया गया था, जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले 1913 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले एशियाई पाने वाले जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। और मदर टेरेसा को भी मिला था। ये भी प्रथम शांति पुरस्कार पाने वाली थी। ये क्या थी? प्रथम शांति पुरस्कार पाने वाली महिला थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये कहाँ है भाई? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं भाई? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया भाई? अब हमारा क्या आ गया? गद्यांश वाला आ गया। अभी हमने इससे पहले देखा इंग्लिश का पैसेज, अब हिंदी का गद्यांश आ गया। तो हिंदी का गद्यांश हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देंगे। पहले तो हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व की अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल हुए। क्या हुए? नितांत क्या हुए? सफल हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र और स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो।
किसे कहा जाता है? जहाँ पर पूर्ण शांति और सुख रहा हो उसी को हम कहा सकते हैं स्वर्णिम युग कह सकते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है अभी? विश्व शांति की स्थापना सबसे आवश्यक है। विश्व शांति की स्थापना जो है सबसे आवश्यक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? अहिंसा और प्रेम से। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, गद्यांश में पढ़ा था, अहिंसा और प्रेम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? भय के द्वारा? जी नहीं। मौन पालन करके? बिल्कुल नहीं। अहिंसा द्वारा। किसके द्वारा भी? अहिंसा के द्वारा जो कठोर से कठोर हृदय है उसको भी क्या किया जा सकता है? बिल्कुल कोमल बनाया जा सकते हैं। आपके पैसेज में दिए गए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करके हम कर लेते हैं। आपने देखा है क्या है भी? कठोर से कठोर को भी अहिंसा के द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है अभी देख लेते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य होते हैं। क्या होते हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ये देखिए, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य होते हैं स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो नितांत शब्द का जो उपयुक्त पर्याय है वो क्या होगा भाई? बिल्कुल। नितांत का मतलब बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, व्यापार की, कृषि की उन्नति के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्यों के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। क्यों भैया? ये है मानव जाति के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक गद्यांश फिर से आ गया, तो इस गद्यांश को भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा गद्यांश है इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन है उसके आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है 50वां, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये किया है कि उसे मुक्ति मिली है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? परिवारवत लगने का जो प्रमुख कारण है वो हमसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन नंबर डी। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है हस्तमलक शब्द से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से जो आशय है वो क्या है भी? हमारा स्वस्थ और संतुलित चिंतन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या होता है भी? इसके बल से मनुष्य क्या होता है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 से 59 तक क्या दिए हैं भाई? ये मैथ के सवाल दिए हैं जो कि मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में करा चुका हूँ। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। इसके बाद जो मैथ के क्वेश्चन को छोड़ के मैथ के क्वेश्चन 74 तक दिए हैं, उसके बाद 75 से हमारे फ्री आ जाते हैं, थ्योरी वाले देख लेते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के जो समकालीन संत थे वो हमारे कौन से? संत तुकाराम जी थे। कौन से? संत तुकाराम जी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। जिन्होंने क्या किया था? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता संबंधित है, तो जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है भाई? वो हमारी संबंधित है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से, मेडिसिन से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 78, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल अनुक्रम सही क्रम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहले जो राजा बना था वो कौन बना था, इल्तुतमिश बना था। कौन बना था भाई, इल्तुतमिश। फिर उसके बाद जो इल्तुतमिश के बाद जो आया था वो कौन भाई, अलाउद्दीन खिलजी आए थे। कौन आए थे भाई, अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी और फिर अकबर। तो सबसे पहले 4 3 1 2, 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में दिया है, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते होंगे ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है भाई, हमारे दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1915-16 के में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो 2 होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो एक तो हमारे थे भाई बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भाई, बाल गंगाधर तिलक थे। और दूसरे हमारे कौन थे भाई सॉरी एनी बेसेंट थी। दूसरी हमारी कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और 622 AD में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। और 261 ईस्वी अर्थात BC में कलिंग युद्ध हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा यही गलत हो जाएगा, हमसे गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 ये रहा आपके सामने। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये हमसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने दिया था, महात्मा गांधी। इसके अलावा इंकलाब जिंदाबाद हमारे भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 ये रहा आपके सामने। निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज जो है, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी भी, राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा राव फुले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा राव फुले ने की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा, देख लेते हैं। ABCD हमारे दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन है भाई हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये भी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। किस पे है, चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 690 क्या है मेगावाट की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव कब होता है भाई, ये हमारा कब होता है भाई बसंत विषुव, ये होता है 21 मार्च को। क्या होता है, 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 23 सितंबर को होता है विषुव, ये सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के लिए अर्थात कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तब इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सन 1938 में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी इसके प्रेसिडेंट रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसके बाद 39 में जो चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स पाई गई थी। एक्चुअली जो हमारे महात्मा गांधी थे वो किसी और को पट्टाभी सिद्धारमैया को बनाया, सिद्धारमैया को बनाना चाह रहे थे क्या अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस
भी थे उसमें शामिल, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। जीत तो गए थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने किसने संभाला था भी अध्यक्ष पद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बैंक दर का अर्थ क्या है? तो बैंक दर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई, बैंक दर का जो अर्थ होता है वो हमारा क्या हो जाता है भाई, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जो हमारे जो आरबीआई है, जैसे बैंक जो होती हैं, जो हमारी छोटी छोटी बैंकें होती हैं, एसबीआई है, बड़ौदा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंकें जो पैसा जो जमा करती हैं आरबीआई के पास, जो आरबीआई के द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर जो ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही क्या होती है, बैंक दर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है असम में। कहाँ है भाई, असम में है। तो केरल में भी है, हमें जैसे हमारी यूपी में क्या दुधवा है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे हैं, पन्ना है, ठीक है, इस टाइप से काफ़ी हैं, आप इन सबको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ये किसमें होता है भाई, पूंजीवादी में। किसमें होता है भाई, पूंजीवादी में होता है। जो हमारे देश में पाई जाती है वो क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। समाजवादी भी और पूंजीवादी भी, दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा 1 रुपये के सिक्के को, 1 रुपये के नोट के अलावा मैं आपको बता दूं, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उसके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। इसके अलावा जितने भी नोट हैं उन सब पे किसकी सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। 100 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो साख सर्जन पर क्या असर होगा भाई, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, अगर क्या हो जाए, CRR क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जो समवर्ती में है, संघ सूची में है, राज्य सूची में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, राज्य सूची। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो राज्य सूची में जो आते हैं, जो राज्य सूची में क्या क्या आ जाता है, हमारा पुलिस आ जाती है, जो पुलिस है, पुलिस हमारी राज्य सूची में आ जाती है। सार्वजनिक व्यवस्था जितनी होती है वो राज्य सूची में आ जाती हैं। अस्पताल जो भी होते हैं वो राज्य सूची में आ जाते हैं। इसके अलावा जो समवर्ती सूची में आता है वो आती है हमारी शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती में आ जाती है। तो समवर्ती सूची एक्चुअली होता क्या है, केंद्र और राज्य दोनों जिसमें काम कर सकते हैं वो होती है हमारी समवर्ती सूची। तो शिक्षा आ जाती है हमारी, वन आ जाते हैं, और जितने भी उत्तराधिकार हैं वो सब हमारे क्या आ जाते हैं, समवर्ती सूची में आ जाते हैं। इसके अलावा संघ सूची में जो आता है, संघ सूची में आ जाती है जो जितने भी रक्षा से संबंधित मामले हैं वो आ जाते हैं। विदेशी मामले जितने हैं वो आ जाते हैं हमारे संघ सूची में। बैंकिंग जो है वो हमारी संघ सूची में आ जाती है। संचार जो है वो संघ सूची में आ जाती है। मुद्रा जो है वो भी हमारी संघ सूची में आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत रखी गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, DPSP। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं
ये हमारे आर्टिकल 40 में इसके बारे में कहा गया है, आर्टिकल 40 में कहा गया है। और इसके अलावा मैं बता दूं, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फेमा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, क्या है भी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसका जो पूर्ण रूप है वो हमसे पूछा गया। तो फेमा का पूर्ण रूप तो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि व्यापार और भुगतान की सुविधा को मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया था फेमा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था भाई जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिससे कि बाद में प्रस्तावना भी मान लिया गया। जो कि हमारे संविधान में प्रस्तावना है भाई ये उद्देश्य प्रस्ताव हुआ करता था। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हमारे एक बार संशोधन किया गया था। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। उस समय प्रस्तावना में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो समाजवाद जोड़ा गया था, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। कौन सा? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो 3 शब्द ये जोड़े गए थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो किस अनुच्छेद में है भी? यह ऑप्शन नंबर हमारा आर्टिकल कौन से? 29 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 100 सॉरी, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अनुच्छेद 21A से संबंधित, ऑप्शन नंबर 21A। सो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।